आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता भारतीय जैन संगठन के पारिवारिक सदस्य श्री चकोर जी गांधी। आप मूलतः पूना निवासी हैं। श्री चकोर जी गांधी ये कुशल मैकेनिकल इंजीनियर हैं एवं उद्योगपति के रूप में आपकी पहचान है। आप 5 महाविद्यालयों में गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं। आप पुणे के प्रसिद्ध सिम्बोसिस कॉलेज में लेक्चरर हैं। व्यापार भूषण अवार्ड एवं रोटरी अवार्ड से आप सम्मानित हो चुके हैं। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में व्यवसायियों हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना आपकी हॉबी है। जिंदगी के हर पल में कुछ नया सीखने की सदैव जिज्ञासा आपके व्यक्तित्व में बनी रहती है। आपकी विलक्षण प्रतिभाओं को देखते हुए चकोर जी हम आपके बारे में मात्र यही कह सकते हैं कि जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्कुराता है। जब कभी भी हम चकोर जी को देखते हैं तो एक खिले हुए फूल सी मुस्कुराहट सदैव हमको उनके चेहरे पर दिखती है कि जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्कुराता है और अपने गुण सौरभ से जग के कणकण को महकाता है। जो प्रतिभाएं इनके जीवन के अंतर्गत हैं उससे जग के कणकण को महकाने का सदैव कार्य ये करते रहते हैं और निरंतर यही इनका एक स्वभाव है, यही एक इनकी हॉबी है। ऐसे बिरले व्यक्तित्व को आज अपने बीच एक प्रखर वक्ता के रूप में, प्रमुख वक्ता के रूप में पा करके हम गौरवान्वित हैं। चकोर जी गांधी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएँ और इस मंच से हमें इस विषय के अंतर्गत में मार्गदर्शन करें, संबोधित करें। चकोर जी गांधी। जय जिनेंद्र। सुरुवात मराठीतून करतो, मग हिंदीत बोलेन। मंचावरील मान्यवर, आमच्या विभागातले आमदार साक्षात भेटायचा योग आज तुम्हाला भेटायचा योग आज मला आला आणि ते भारतीय जैन संघटनेच्या निमित्ताने त्याबद्दल आपला अभिनंदन। तसंच अजून एक तरुण आमदार, तरुण म्हणल्यानंतर बरं वाटतं की बदल हा माझा विषय आहे आणि त्या बदलमध्ये मला बदलामध्ये दिसतंय की आमदारांचं सुद्धा वय तरुण होत चाललंय। तारुण्यात एक जिद्द असते, उमेद असते, खूप मोठी ताकद असते, विचाराची नवीन धारा असते आणि त्या सूत्रावरच हे अधिवेशन आहे। नई पिढी नई सोच। तसेच मंचावरील दोघं मान्यवर वीरेंद्र जैन आणि राकेशजी जैन, मी माझं अहोभाग्य समजतो की भारतीय जैन संघटनेच्या अधिवेशनात मला बोलायचं संधी मिळते। माझे परम गुरु शांतीलालजी मुथा यांच्याबरोबर काम करायची मला संधी मिळाली। जे काय थोडंफार शिकलो असेल ते त्यांच्याबरोबर काम करताना खूप शिकलो। मी सिम्बॉयसिस कॉलेजमध्ये उद्योजकता शिकवतो, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, आपने मुझे पकड़ ही लिया। मैं हमेशा बोलता हूं मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, चलेगा। जहां मैं रुक जाऊंगा आप मुझे हेल्प करिए। हमारी हिंदी में वो अदब नहीं है जो आपकी नॉर्थ इंडिया की हिंदी में है, इसके लिए ज्यादा करके मैं मराठी और इंग्लिश में बात करता हूं। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कृपया मेरे विचार सुन लीजिए। विचार ये शब्द बहुत बड़ा हुआ। मेरे सफेद बालों पे और महेश जी ने जो इंट्रोडक्शन दिया उसके ऊपर मत जाइए, उतना मैं सीनियर भी नहीं हूं। मेरा आज का टॉपिक, और मैंने शुरुआत की थी मुथा जी से। मैं उद्योजकता इस विषय पे पढ़ाता हूँ गए 4 साल से, सिम्बॉयसिस में पढ़ाता हूँ। पूना और सिम्बॉयसिस या पूरे देश में सिम्बॉयसिस का नाम है। पूना में जो रहते हैं उनको मालूम है जून जुलाई अगस्त में कितने फ़ोन आते हैं कि सिम्बॉयसिस में एडमिशन हो सकती है क्या। इस रेप्यूटेड कॉलेज में सिखाने का मुझे मौका मिला और मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं उद्योजकता सिखाऊंगा लेकिन कोई भी बुक से उद्योजकता नहीं सिखाऊंगा। पुस्तक या बुक रेफर करके सिखाना उद्योजकता ये स्विमिंग क्लास में सिखाने जैसा है।
भले आप स्विमिंग में पीएचडी कर सकते हो, लेकिन जब तक तैरोगे नहीं तब तक स्विमिंग क्या चीज़ होती है, नाक में पानी कब जाता है, वो जब तक आप खुद नहीं तैरोगे कभी समझ में नहीं आ सकता है। और वो जब सिखाता हूँ तो ये समाज, ये अपने जो पूरी समाज है वो मेरे आंखों के सामने रहता है कि उद्योजकता कैसे होती है। उसके लिए मुझे कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप में से कई लोग मेरे आंखों के सामने होते हैं कि उद्योजकता मैंने देखी है कि बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर आए हुए लोग, और ख़ास करके मुथाजी, तो मुथाजी के ऊपर उनको आंखों के सामने रखा तो ये 100 पुस्तकों के जैसे ही इनकी कहानी है, पूरी उद्योजकता जिसको बोलते हैं। और एक टाइप की उद्योजकता नहीं, बिजनेस की उद्योजकता होने के बाद में और एक टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। मुथाजी बिजनेस उद्योजकता के बाद में आज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उनके जैसे शायद मिसाल पूरी दुनिया में नहीं रहेगी। एफजीआई के काम में उनसे काफ़ी जुड़ा रहा और उनकी जो क्वालिटीज़ देखी है, बस उस क्वालिटीज़ के ऊपर कोई काम करे तो दुनिया में पीछे मुड़ के देखने की कोई वजह ही नहीं। उसी तरह प्रफुल्ल जी का आज सुबह मैं भाषण सुन रहा था, उनके साथ भी काम करने का मौका आया है। और इस उम्र में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एक कॉज, एक पर्पस लेके जो आदमी चला है, जो व्यक्ति चली है, उनको देख के मुझे सच में मेरा मन भरा होता है। इतनी लगन, वो जब बात कर रहे थे यहाँ से बात कर रहे थे, यहाँ से बात कर रहे थे, उनकी पूरी सोच, पूरा दिमाग, पूरी लाइफ भारतीय जैन संगठन और समाज के लिए, और आज तो खाली जैन समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। भारतीय जैन संगठन और ऐसे व्यक्तियों के साथ में काम करने के लिए मौका मिलना, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ। काफ़ी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर संचेती जैसे जी है, सुरेश कोठारी जी है, राकेश जी है। मैं नाम तो सबके लेना चाहूँगा लेकिन नाम लेना मुमकिन नहीं होगा। प्रकाश जी सुराना है, सुदर्शन भाई है, महेश जी है, हुबली से पधारे हुए हमारे गौतम भाई है। इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। मेरा टॉपिक जो है, और आज मैंने मिश्रा जी का भाषण सुना, ऐसा वक्त शायद जिंदगी में पहली बार सुना। कंप्लीट डिलीवरी कॉन्टेक्स्ट, एक भी लफ्ज वो विषय छोड़ के नहीं था। पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज, पूरा कंट्रोल, टोन के ऊपर उनका पिच, उनका अट्रैक्शन, अटेंशन, ऐसा वक्त मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना और शायद कभी मौका आए मुझे। और जो मैटर था वो सोचने वाला था। आज का मेरा जो टॉपिक है, पासिंग द पैटर्न, चेंजिंग द पैटर्न। प्रफुल्ल जी ने टॉपिक फाइनल किया और मुझे फ़ोन आया कि हम 1 घंटा आपका रखना चाहते हैं। मैं बोला यस सर। प्रफुल्ल जी याद होते तो मेरा एक ही जवाब रहता है, यस सर, हुकुम। और चेंजिंग द पैटर्न ये टॉपिक रख रहा हूँ। चेंजिंग द पैटर्न, इसका रेफरेंस ये है कि आपने रिले की रेस देखी होगी। रिले की रेस दौड़ते हैं। उसके पहले एक बात आपसे परमिशन चाहता हूँ। मैं विचार रखने इतना ज्ञानी नहीं हूँ, और ये विषय भी ऐसा है कि हॉल में पूरे जितने लोग हैं, इनका एक्सपीरियंस यदि पकड़ा तो कई हजारों सालों में जाएगा बिजनेस का। तो एक व्यक्ति कहीं से भी आए और सबको बात सिखाए या रखे, ये नामुमकिन है। 1 घंटे में मैं कुछ सिखा भी नहीं सकता और सिखाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं नक्की क्या करना चाहता हूँ। मैं हर एक के मन में विचार ट्रिगर ऑफ कर सकता हूँ। आई कैन स्टिम्युलेट योर थॉट प्रोसेस। एक बार आपके मन में विचार चालू हो गया तो मेरा काम हो गया। जैसे आप कंप्यूटर सब लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में आप कभी भी एक विंडो में काम नहीं करते। आप एक विंडो खोलते हैं, वो काम चालू है जब तक दूसरा विंडो खोलते हैं। मेरा आज का रोल यही है कि मैं आपके मन में विंडो खोलूं, आपके मन में विचार चालू हो जाए और मैं निकल जाऊं
आप मुझे गारंटी है कि मैं जो बताऊंगा उससे कई गुना ज़्यादा उसके सॉल्यूशन, उसके विचार आपके मन में आएंगे। और जब इतना एक्सपीरियंस और ज्ञानी क्राउड होता है तब यही एक ही मेथडोलॉजी काम करता है। एक चीज़ की परमिशन चाहता हूँ मैं, यहाँ आया तो चलेगा। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही? एक तरफ से 1 घंटा बात करना मुश्किल है, तो मैं आपसे संवाद भी चाहूँगा, आपसे इंटरेक्शन भी चाहूँगा। आप जब बात करेंगे सिर्फ आपके लिए बात नहीं करेंगे, आपके बातों से काफ़ी लोगों को फायदा हो सकता है। चेंजिंग द पैटर्न, इसका मीनिंग होता है रिले रेस में एक मेंबर दौड़ते आता है और अगले वालों को बैटन देता है, बैटन, और तो वो बैटन लेके वो आगे रेस दौड़ता है। ऐसे 4 मेंबर होते हैं और 4 टीम्स होती है, 4, 6, 8। अभी देखिए कि ये रेस में आप दौड़ रहे हैं और बैटन अगले वालों को दे रहे हैं। तो जब आप बैटन देते हैं, पहली बात तो ये है कि बैटन सही तरह से देना चाहिए। ये जिंदगी की दौड़ होती है, जिंदगी की रेस होती है। बैटन यदि गिर गया तो यू आर आउट ऑफ द रेस, नंबर 1। दूसरी बात, लेने वाले ने बैटन सही तरह से लेना चाहिए। आपने सही तरह से दिया और वो सही तरह से ले नहीं पाया तो भी यू आर आउट। तीसरी बात, आप लोगों ने रेस देखी होगी, जब बैटन लेने वाला तैयार रहता है वो भी दौड़ के इसमें तैयार रहता है और राह देखते रहता है कि मुझे बैटन कब मिलेगा, क्योंकि आगे की रेस उसने दौड़ने की है। यदि पहले वाले ने दौड़ स्लो कर दी और वो रुका रहा तो आपका टाइम जाएगा और आप पहुंच नहीं सकते, रेस से बाहर हो सकते। यदि वो तैयार नहीं है दौड़ने के लिए, आपने सही टाइम पे बैटन दिया, सही तरह से दिया, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया और वो दौड़ नहीं पाया, उसमें एनर्जी नहीं है, फिर भी आप रेस से बाहर हो। तो ये बैटन देने का तरीका क्या है, इसका संदर्भ बताता हूं। इसको टॉपिक ये क्यों दिया गया है। आप लोग सब बिजनेस में है 100%, मोस्ट ऑफ यू। एवरेज एज देख के मेरे को लग रहा है कि आपकी काफी लोगों की 2nd जनरेशन आपके बिजनेस में आ गई है, मोस्ट ऑफ यू। कई लोगों की तो 3rd जनरेशन भी आई होगी। सावधान, धंधा बदल रहा है, ये मेरा टॉपिक है। इस टॉपिक पे आज नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। One wonderful sentence I have liked. You see how you like it. Success in the past does not guarantee you success in the future. Success in the past does not guarantee you success in the future. जितने बदलाव गए 100 साल में नहीं आए, उतने 10 साल में आए। जितने 10 साल में नहीं आए, उतने गए 2 साल में आए। और रोज बदल इतने फास्ट आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। उसमें एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं। वर्ल्ड वाइड फॉर्च्यून 500 कंपनी की लिस्ट पहले 1962 में निकली थी। फॉर्च्यून 500 मतलब वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 500 कंपनी, 1962। आज 2012 में वापस उन्होंने देखा। आपको क्या लगता है उसमें से कितनी कंपनियां जीवित होगी 500 में से? ओनली 42। फॉर्च्यून 500 कंपनी में से 1962 में से अभी उसमें से सिर्फ 42 आर अलाइव, रेस्ट हैव वैनिश्ड। मैं डराने नहीं आया हूं। बोलने का ये मतलब है कि हम लोगों को कई बार लगता है कि मैं वही धंधा उसी जगह उसी कस्टमर के साथ में उसी स्टाइल में करते रहूंगा और मेरा धंधा चलने वाला है, और जो भी बदल आने के हैं वो दूसरे को आने वाले हैं। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड मस्ट चेंज बट मी, इज व्हाट वी थिंक।
The point I want to drive, one more statistic. In family business, हम लोग जिस बिजनेस में उसको फैमिली बिजनेस बोलते हैं, सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स, हम जिस फैमिली बिजनेस में है उसमें सेकेंड जनरेशन में 70% ऑफ द बिजनेसेस डाई ऑफ. थर्ड जनरेशन बैलेंस 20% डाई ऑफ. तो थर्ड जनरेशन ओनली 10% ऑफ द बिजनेसेस सर्वाइव. हमारा जो समाज है, गुजराती, मारवाड़ी, जैन बोलिए, इनका सक्सेस कहाँ से आया? आप लोगों में से कई लोग गांव से आए होंगे, कुछ नहीं था, आपने शून्य से चालू किया और आज जहां भी है पहुंचे. बहुत सारे लोग, मुझे काफी लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, मेरे बेटे ने बिजनेस में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो आया तो मैं उसको कैसे बुलाऊं, हम लोग कैसे हैंडल करें. एक मेजर इंपॉर्टेंट चेंज मुझे जो लग रहा है वो चेंज ये है कि पहले जब बेटा बिजनेस में आता था तब फर्स्ट जनरेशन यानी उसके पिताजी काफी ओल्ड होते थे. और आज देखिए, मैं 55 साल का हूं, मेरा बेटा अभी बिजनेस में आने को तैयार है. सी द डिफरेंस. First, the father was about any which ways was ready to retire, and the son used to come. अभी वैसा नहीं है. Father भी young है और बच्चा भी young. Both the generations are young. और वहाँ ये सब चालू होता. Second part of my topic is tremendous potential in coming days in business. एक चीज का मुझे बहुत 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 खुशी है, और इस टॉपिक पे मैं जाके स्कूल्स में बात करता हूँ, कॉलेजेस में बात करता हूँ, खास करके रूरल स्कूल्स में बात करता हूँ. ध्यान चाहता हूँ, आने वाले 20-25 साल भारत देश को, इस देश को, अपने देश को 20-25 साल इतने जबरदस्त आने वाले हैं, इतने जबरदस्त आने वाले हैं कि कोई हिसाब नहीं. ये पूरा मेरा 1 घंटे का लेक्चर है क्यों आने वाले हैं, लेकिन भरोसा रखिए ये 20-25 साल में हमने, हमारे बच्चों ने यदि कुछ नहीं किया मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं किया, तो यही स्टोरी हम दोहराएंगे अपने पोते को कि भाई कोई बता रहा था कि बहुत अच्छे दिन आने वाले, हमारे ध्यान में नहीं आया. हम लोग बोलते हैं ना सोने का धुआं निकलता था कोई जमाने में, वैसा सोने का धुआं इस देश में निकलने वाला है. इस पे प्लीज आप लोग मेरे पे भरोसा रखें. और अब तो मोदी साहब आ गए हैं, पूरी दुनिया की नजर इस देश पे. इस पे काफी टॉपिक है पर उसमें मैं नहीं जाऊंगा. क्यों आने वाले, इसका एक बहुत साइंटिफिक स्टडी है. तो इस आने वाले जबरदस्त दिनों में, मैं यहाँ डराने नहीं आया, मैं तो ये बोलने को आया कि इस सेशन के बाद में हर एक जन इतना मोटिवेट होके जाना चाहिए कि हमको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा, कोई हिसाब नहीं. और वो रोज आपको देखने को मिलेगा. कल का बच्चा कहीं नाम नहीं था, आज 1000 करोड़ की कंपनी हो गई, आज 5000 करोड़ की कंपनी हो गई. रोज आप पढ़ रहे, उसका तो कोई बच्चा वो मालूम भी नहीं था ये फील्ड में. इतना जबरदस्त पोटेंशियल इस देश में. और इस टाइप पे यदि हमने थोड़ा विचार किया तो हम लोगों को एक एडवांटेज है कि हम ऑलरेडी बिजनेस में हैं. डॉक्टर साहब से एक सवाल करूंगा. डॉक्टर साहब, पराग यदि एग्जाम डॉक्टर की नहीं देता था तो सिर्फ वो डॉक्टर संचेती का बेटा है करके वो डॉक्टर करके आ सकता है दवाखाने में. कैन यू गिव हिम अ माइक? नहीं आ सकता है. As a doctor, orthopedic surgeon. As an orthopedic surgeon, he cannot come just because he is son of Dr. Sancheti. Not as a professional, but otherwise. Otherwise, he can come. लॉयर का बेटा, सिर्फ वो बेटा है इसके लिए लॉयर बन सकता है. फिर बिजनेसमैन का लड़का सिर्फ उस पिताजी का लड़का है करके बिजनेसमैन क्यों बने?
Simply by birth. He is the son of the father. Should he? He should develop. Passing the baton इसको बोलते हैं. और एक रिसर्च बताता हूँ. किसी से बात कर रहा था. यूएसए में जो डेवलपमेंट हुई है गए 150 साल में, वहाँ कोई, एक तो देश की इतिहास बहुत बड़ा नहीं है, 150-200 साल का इतिहास है, और वो देश ही ऐसा है कि सब लोग बाहर से आए. उनकी डेवलपमेंट की वजह ज्यादा करके ये है कि कोई पिताजी ने अपने बच्चे के लिए कोई वेल्थ रखी नहीं है. हर किसी को अपनी वेल्थ खुद निर्माण करनी पड़ती. इसके लिए वो देश की प्रगति इतनी फास्ट हुई. और सबसे मजेदार बात बताता हूँ, आपकी आंख खुल जाएगी. बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये यूएसए ने वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल है. ये लोग गवर्नमेंट के पीछे पड़े कि एक कानून लाइए कि हेरिटेज वेल्थ, मतलब जो वारस से आती है, हिंदी में क्या बोलते हैं वारस को, मुझे पता नहीं, विरासत में आती है, उसके ऊपर आप 95% टैक्स बिठाइए. ये कौन बोल रहा है? बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट. वॉरेन बफेट को पूछा था, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, कि आपके बच्चों को मालूम है क्या कि आप इतने रिचेस्ट हैं? उन्होंने जवाब दिया, उनको ये जरूर मालूम है कि अपने पिताजी कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं. जब तक ये इंटरव्यू नहीं हुआ और वर्ल्ड में न्यूज़ नहीं आई, तब तक उनको पता नहीं था कि माय फादर इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड. मुझे एक पॉइंट ड्राइव करना है, और मुझे इस चीज़ का थोड़ी सी फिक्र है अपने समाज में ज़्यादा. हमारा समाज जो ऊपर आया है, बुजुर्ग लोग बताएंगे, मैंने सुना है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग, पानी बहुत कम था अपने प्रदेश में, गुजरात हो या राजस्थान, पानी के मैनेजमेंट में आदमी सब कुछ सीखता है, और हम लोग उसमें से पानी की मैनेजमेंट, कम पानी में कैसा सरवाइव करे, कम पैसे में कैसा सरवाइव करे, कैसा बढ़ाए, कैसा उसका नियोजन करे, इससे ऊपर आया हुआ अपना समाज. और आज हर चीज में हमारे पास बहुत कुछ ज्यादा हो गया. जो समाज कम था तभी मैनेज कर सका, उसी समाज में सब कुछ जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी मैनेजमेंट सही होगी कि नहीं होगी, ये सवाल है. यहाँ माताएं बैठी हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आप में से किसी का बच्चा गए साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में भूख लगी है इसके लिए रोया, ऐसा कभी आपने देखा? और कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, अपने घर में भी बच्चे. साहब, एक रिक्वेस्ट, दुनिया में खाना बहुत है, दुनिया में पानी बहुत है, सिर्फ अपने बच्चे को प्यास कैसी लगी, भूख कैसी लगी, इतना सोचिए, बाकी कुछ मत सोचिए, दुनिया में सब हो जाएगा. इसका संदर्भ बिजनेस में क्या है मैं बताता हूँ. किसी ने मुझे बुलाया था ऑफिस में, बोले सर हमने तो बहुत पैसा कमा लिया, मैं जब आया था वही स्टोरी, मेरे पास कुछ नहीं था, बहुत मेहनत किया, मैंने रुपया जोड़ा, पहला मैंने भांडवल लाया, मैंने महीने का 3% ब्याज दिया, वगैरह वगैरह वगैरह. सबकी काफ़ी लोगों की स्टोरी रहेगी. आज मेरा बेटा आया है बिजनेस में, मैं उनको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कैसे ऊपर आया हूँ, और अब जहाँ है उसको कोई मायने ही नहीं रहा. इसका मतलब ये नहीं कि सब बेटे ऐसे हैं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड. उनके सामने सवाल है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं कहां से कहां आया और आज क्या करना चाहिए. बेटा जाते जाते मिलता है, बोलता है जरा अंकल मुझे भी मिलना है. बोला क्यों? नहीं, मुझे भी कुछ डिस्कस करना है. आप पापा के साथ में बैठे थे, मुझे भी ये बताना है, मैं लाख कुछ करना चाहता हूँ, पापा को उसी स्टाइल से बिजनेस करना है, मुझे कुछ करने ही नहीं देते.
है स्टोरी घर घर की काफी जगह? इफ इट इज नॉट, वेल एंड गुड। क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली बिजनेस नहीं करे। जैसे डॉक्टर या वकील को एक एग्जाम पास करनी होती, मैंने एक सवाल पूछा था, एक समझो आप आए तभी कुछ नहीं था, आज 100 करोड़ का आपका बिजनेस है और आपका बेटा, खाली जन्म से आपका बेटा है करके वो 100 करोड़ के बिजनेस में कल सुबह बिठाएंगे। इज इट फेयर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर शुड बी अ मेथड। ऐसा कोई जरिया होना चाहिए कि जिसके थ्रू वो बेटा उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाए। बेटे ने प्रूव करना चाहिए कि मैं कैसा इस पोस्ट के लिए लायक हूं और 100 करोड़ का बिजनेस हैंडल करने के लिए लायक हूं। सही है या गलत है? पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? फर्स्ट इज ही शुड क्वालिफाई। आज इंडस्ट्री में देखिए, कोई भी सीईओ 6 साल 7 साल के ऊपर नहीं रहता है, लेकिन यहाँ मालिक जो बिजनेस में रहता है वो 25 साल 30 साल 35 साल एक ही जगह में काम करता है। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, सीईओ 5-6 साल 7-8 साल के ऊपर बदली होता है। दूसरी बात यह है कि मैंने बेटे को पूछा कि यदि ये आपका फैमिली बिजनेस नहीं होता था तो क्या आप यही बिजनेस करते थे? काफी बार बच्चों ने मुझे बोला कि मेरे को इंटरेस्ट कुछ दूसरे में था, लेकिन ये फैमिली बिजनेस है इसके लिए मैं आ गया। इसमें सही गलत मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, पर ये हकीकत है, ये रोज देख रहा हूं। करना क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट ये है कि करना क्या चाहिए। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपने वालचंद हीराचंद का नाम सुना होगा। He is one industrialist in this country who gave first aeroplane factory, first sugar mill, first shipping company, first automobile factory, all first of this country. वालचंद हीराचंद जी ने 20 साल में दिया। उनकी बायोग्राफी आप पढ़िए। उनके पिताजी हीराचंद सेठ, वालचंद जी उनके पास गए कि मुझे टेंडर भरना है और ये इतना बड़ा टेंडर है। हीराचंद सेठ बोले कि ये इतना बड़ा टेंडर है, मेरा डेयरिंग नहीं है और तू डुबो देगा, अपना अच्छा खासा चल रहा है। फाइनली हीराचंद सेठ डिसाइडेड नॉट टू फाइनेंस। वालचंद जी रुके नहीं, वो फाटक के पास गए। फाटक करके उनके पहचान के थे, वो इसी बिजनेस में थे। फाटक ने उनको पहली बार फाइनेंस किया, साथ में काम किया और वालचंद फाटक करके नई कंपनी हो गई। ऐसे भी होता है। फर्स्ट केस इज, आपका फैमिली बिजनेस है, बच्चा आना चाहता है। पहले तो वो क्वालिफाई होता है क्या? दूसरी बात, यदि वो बिजनेस में आना चाहता है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम, आप उनको बुलाइए। लेकिन एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कहीं ना कहीं जॉब के बगैर बिजनेस में सेठ का लड़का सेठ डायरेक्ट गद्दी पे 100% बैठना नहीं चाहिए। इस ओपिनियन का मैं, ऐसा कभी नहीं। कम से कम आपको आपके बेटे को बिजनेस में लाना है, बैटन उसके हाथ में देना है, जरूर दीजिए। आपका बिजनेस बड़ा है, वो बड़ा करने वाला है, नो प्रॉब्लम। पर वो कहीं ना कहीं जॉब करके आना चाहिए, भले 1 साल 2 साल। कई बार बोलते हैं कि मेरे को तो काम संभालने को नहीं होता है, मेरे को भाई कब से ये मेरे बिजनेस में आएगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जॉब करे 1 साल कम से कम, 2 साल कम से कम, ताकि उसको पता चले कि दूसरे के हाथों के नीचे काम करना क्या होता है। उसको पैसे की वैल्यू समझे। कम से कम 2 साल या 1 साल उन्होंने जॉब करना चाहिए। दूसरी बात यह है, एक केस ऐसे कि आपका फैमिली बिजनेस है, बेटा आना चाहता है, आप पिताजी हो और आपको लगता है कि ये एवरेज है, ये कैसे तो भी अपना बिजनेस संभालेगा, इसको ज्यादा कुछ करने की इसमें शायद कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, आने दीजिए। पर ऐसे भी केस हो सकती है कि आपके बिजनेस से कई गुना ज्यादा वो बेटे की विजन हो सकती है।
ऐसे मैंने देखे और वो बच्चा वहां रुक के उसी बॉर्डर में उसको रखा, तो शायद वो जो करना चाहता है, जितना बड़ा करना चाहता है, वो कर नहीं पाए। आज देखिए फैमिली बिजनेस 3 जनरेशन का है, जिसके पास कुछ नहीं था वो कल आया है, वो मेहनत करके ये 3 जनरेशन के बिजनेस से आगे निकल जाता है कि नहीं जाता है, मेरे को बोलिए। यदि वो एवरेज है, आपको लगता है कि उसको देना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको दीजिए, पर उन बच्चों का क्या जिनकी सोच, जिनकी विजन आपके उस चौखट से बहुत गुना ज्यादा है। मैंने वालचंद जी का भी आपको एक एग्जाम्पल दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों साथ में काम करें, तब ज्यादा सवाल खड़े हो। मैंने काफी बार पूछा, आपका बेटा बिजनेस में आया, कोई इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा आता है तो वो सब जगह ट्रेनिंग लेके एंड में आता है। 1 साल 2 साल ट्रेनिंग लिए बगैर डायरेक्ट उसको एमडी या चेयरमैन नहीं बनाते। हमारे फैमिली बिजनेसेस में ये ब्लंडर जरूर हम करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, यदि बेटा आने वाला चाहिए, हिसाब पूछता हूँ आपको, मेरी उम्र 55 है, मेरा बच्चा आया, तो बिजनेस की ग्रोथ अगले साल कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लोग मुझे बोलते हैं कि आया बिजनेस में, हमारे बिजनेस में अच्छी ग्रोथ की है। मैं पूछता हूँ कितनी ग्रोथ हुई? 20% से ग्रोथ हुई। अरे 20% भैया, वो तो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, बिजनेस में होनी ही चाहिए। साहब मेरे को बोलना है, जब एक बच्चा नए घर में आता, और ये एक श्योर शॉट फॉर्मूला है, जिसके घर में 1 से ज्यादा बच्चा, 1 से 2 से ज्यादा लोग, 3 से ज्यादा लोग एक फैमिली के, एक जनरेशन के, एक बिजनेस में बैठते हैं, दैट्स अ श्योर शॉट फॉर्मूला फॉर वन डे कमिंग इन प्रॉब्लम। मैं तो यहां जाके बोलूंगा, एक नया बच्चा, एक नया बिजनेस लाइन खड़ी होनी चाहिए। उसी बिजनेस में वही 20%, 25%, 30% ग्रोथ आएगी। मैं यदि 55 साल का और मेरा बच्चा आना चाहता है, और यदि उसमें कुछ करने की हिम्मत है, ताकत है और सोच है, तो मैं उसको जरूर बोलूंगा, तू कुछ नया कर। और आप 3 साल के बाद में, 5 साल के बाद में दोनों कैलकुलेशन करके देखिए, बच्चा वही पिताजी के साथ में उस बिजनेस में बैठा 3, 4, 5 साल के बाद में उस बिजनेस की ग्रोथ कितनी होने वाली है। और यदि आज वो अपना खुद का शुरू करता है, कोई नई लाइन शुरू करता है, तो 3 साल में, 5 साल में दोनों की टोटल कितनी होगी? उसके अंदर उसको हेल्प मिल जाती है, या बच्चे को हेल्प मिल जाती है, बच्चे को हेल्प मिल जाता है। किसकी हेल्प? फादर की। फादर। एक विनती है आपको, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है ऐसा मुझे बोलना नहीं। ये तो दुनिया की सरकमस्टेंसेस रहती है, हर एक का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। फादर की हेल्प, यदि आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं कुछ कहूंगा। मैंने मेरे फादर के साथ काम किया है। मैं एमबीए करके आया और फादर के बिजनेस में गया। आई वॉज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। फादर की हेल्प मिलती है, मतलब किसके नजरिए से? फादर के साथ में काम करने में फादर यही कहना चाहता है रोज कि मैं जो कर रहा वही सही है और तू भी वही कर। जबकि बिजनेस में देयर आर बेटर वेज टू डूइंग इट। एक एग्जांपल देता हूं, मैं मेरे फादर को ज्वाइन किया और मेरा एक दोस्त है जो बिजनेस में नहीं है, नया बिजनेस चालू किया। उसके पास फादर नहीं, मेरे पास फादर है, सेम बिजनेस। डज दैट मीन दैट पर्सन विल नॉट डू बिजनेस? एग्जैक्टली मैं बोलना चाहता हूं, फादर ने जिस स्टाइल से 20-25 साल धंधा किया, वो स्टाइल शायद आज मार्केट में चलने वाली नहीं। और फादर सुबह शाम क्या बोलते हैं, तुझे क्या पता है, मैंने इसी स्टाइल से इतना बड़ा बिजनेस किया, तू मेरी सुन। तो शायद जितना अच्छा सीखता है, उसके साथ में गलत भी सीखता होगा, पहली बात। तो मेरा कहने का मतलब है, सन ज्वाइन होगा, बैठिए आप उसके साथ में, बोलना क्या करना है। अभी आपको एक शायद शौक बैठेगा, मुझे इकलौता बेटा है। शौक इस बात का नहीं बैठेगा, आगे जो बोलेगा।
आई हैव वन डॉटर, शी इज मैरिड, इकलौता बेटा है। तो हमने एक दिन डिस्कस किया भाई आगे क्या करना है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब भगवान की दया से अच्छा है, तू मेरे बिजनेस में आना चाहता है? बोला आपका क्या विचार है? हमने ये डिस्कस करके डिसाइड किया कि आप मेरे बिजनेस में नहीं होगे। ये दोनों ने मिलके डिसाइड किया। हो सकता है कि यही सही है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला तेरे को मेरा बिजनेस करने का है तो कर, मेरा बिजनेस गलत नहीं है या खराब नहीं है, मेरे बाजू में आके बैठ के मेरे साथ कंपटीशन कर, मुझे चलेगा, लेकिन मेरी गद्दी पे मालिक का बेटा करके मालिक तुम नहीं बैठोगे। इससे क्या होने लगा बोलो? उसका दिमाग चलने लगा कि मुझे जिंदगी में कुछ अपने पैरों पे करना है। तुझे जॉब करना है कर, तुझे बिजनेस करना है कर, तुझे इंडस्ट्री करना है कर, तुझे सर्विस इंडस्ट्री में जाना है जा। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैंने उसे घर से निकाल दिया। मैं तो बैठा हूं सपोर्ट करने के लिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि बैठे बैठे सिर्फ आपका बेटा है करके गद्दी पे आना आज के दिन में, कल तक शायद सही हो, आज के दिन में तो यहां तक जाता है। या मैंने ऐसी फैमिलीज देखी है कि मैं तो पिताजी की बात कर रहा हूं, मैंने ये देखा है कि दादाजी बोलते हैं अभी एक बार पोते की दुकान लग जाए ना तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। बोलने का मतलब ये है कि आपको क्या पता है साहब, आज पोटेंशियल इतना है, आज आप उसको क्यों बाउंड्री डालना चाहते हो? मेरा बेटा भी यूएस में पढ़ रहा है, वहां जॉब कर रहा है। यदि उसको मेरे ही बिजनेस में आना है तो उसको पुणे ही आना पड़ेगा, मेरे ही बिजनेस में बैठना पड़ेगा। और होने वाला क्या है, जब वो बिजनेस में आएगा मैं आधा फ्री रह जाऊंगा और वो आधा फ्री रहेगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं ज्यादा काम करता था थोड़ा, तो मेरे पिताजी बोलते थे कि मैंने तेरे लिए सब किया है, अभी तू क्यों खटपट कर रहा है? 100% बोल रहा हूं। आप शायद सब लोग ये नहीं बोलते रहे कि, लेकिन उनको लगता था कि मैंने सब किया है, अभी क्यों ये किटपिट। हम लोग बोलते हैं ना, थाने का ही करना है। या प्लॉट की किंमत मालूम है? रोज सकाळी उठल्यावर हाच मेसेज, आज कितना प्लॉट होईल, काही नाही केलं तरी बसून आपण खाऊ शकतो, असं सगळे म्हणत नसतील। पर व्हाट इज द मैसेज वी आर गिविंग? ये मैं नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों ने बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस जरूर करना चाहिए। और जब मैंने बोला कि 20-25 साल इस दुनिया के लिए, इस इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें जो करने वाली चीज है वो शायद हम नहीं कर रहे, हमारा बेटा करना चाहता। एंड देन स्काई इज द लिमिट। और एक बात हमेशा पूछते हैं, एक वंडरफुल, एंड दिस इज वन टॉपिक, ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा कभी। मुथा जी के पास क्या था? मुथा जी के पास फादर का बिजनेस था, मुथा जी के पास भांडवल था, मुथा जी के पास क्या था? आपने बुक पढ़ी होगी, क्या था मुथा जी के पास? हाँ, कॉन्फिडेंस। क्या था? विजन था, सोच थी। मुथा जी क्या था आपके पास? एक सेकेंड, Mutha ji is more than 1,000 books in management, believe me. जगोर भाई, हम सब लोग एंटरप्रेन्योर से। Yes. एंटरप्रेन्योर ये बाय बर्थ बाय ब्लड से एंटरप्रेन्योर से। Yes. जब मैं एक 5 साल पहले अमेरिका में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन देने के लिए गया था डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो प्रेजेंटेशन देते देते वो प्रोवोस्ट और बाकी सब लोगों ने मेरे को 2 मिनट रुकाया और मेरे को पूछा, मिस्टर मुथा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? अभी उनको मैं क्या बोलूं कि मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं। जब मैंने उनको बताया कि मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो उन्होंने बोला हाउ यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स? मैंने बोला बिकॉज वी आर एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर्स ये ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई भी चीज की एक्सपर्टी नहीं लगती, सब एक्सपर्ट वो एक्वायर कर सकते हैं। Yes. इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। मैं सदैव ये कहते रहता हूं कि हमारे बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में कम मार्क मिलाते हैं तो हम घर पे उसको बहुत डांटते हैं।
ये सबसे गलत बात है। हमारे जैन बोर्डिंग्स में जितने भी गुंडा लड़के थे, मस्तीखोर लड़के थे, मैं भी मस्तीखोर था, वही चमकते आगे। जो फर्स्ट 100 में आने वाले लोग रहते हैं, मैं मेरिट में आया, मैं 100 में आया, ऐसे अगर आप लोग लेंगे हर फील्ड के, तो 90% ऑफ दीज लोग आर वर्किंग फॉर अदर्स एंड नॉट फॉर देमसेल्व्स। हम लोग ऐसे कई लोगों को नौकरियां दे सकते हैं क्योंकि वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर उद्योजक। और ये हमारे सब लोगों के लिए कंट्री में हमारी पॉपुलेशन चाहे वो 0.5% होने दो, बिकॉज वी आर एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। बाकायदा हमारे भी कॉन्शियस क्लियर होने चाहिए और बिजनेस भी एथिकल होना चाहिए। आज बिजनेस का एथिकल होना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तरफ से हम बिजनेस की वृद्धि की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ से बिजनेस एथिक्स की भी बात हमको करनी पड़ेगी, तो ही हम आगे सही रास्ते पर जा सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ पैसों से हमारा रास्ता गलत भी हो सकता है और हम प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि चाहे आप कितना भी आगे काम करें, तो निश्चित रूप से लोगों को नौकरियां मिलेगी, लोग काम करेंगे और ज्यादा लोग काम करेंगे, जरूरी नहीं है। मैंने एक दिन ये भी कहा कि हमारे लोग हॉस्पिटल निकालते हैं, तो क्या खुद डॉक्टर भी नहीं होते? आज देवीचंद जी जैन है पुणे हॉस्पिटल में, ही इज नॉट अ डॉक्टर बट रनिंग अ हॉस्पिटल। तो हम लोग को भी, जब मैंने बिल्डर का धंधा शुरू किया, मैं तो बीकॉम 3rd क्लास था, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना इंजीनियर, ना आर्किटेक्ट, ना कुछ। लेकिन जो भी करना है ईमानदारी से अगर करेंगे तो आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। आजकल के जमाने में शॉर्टकट मनी ये सबसे बड़ा शत्रु हमारे घर के अंदर, हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है। उस शत्रु को हमको बाहर निकालना होगा, तो ही हम आगे चल के आगे रास्ते में अच्छे ढंग से बात कर सकते हैं। तो मैं चकोर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हम सब लोगों को कई सारे टिप्स एक सिंपल वे में दिए हैं। मेरा सेशन चालू है। थैंक यू। मुथा जी के पास मेरा पॉइंट अलग है। ऑफ कोर्स एथिकल बिजनेस इज वेरी। मुथा जी के पास क्या था? कोई उद्योजक के पास क्या था जो बड़ा काम कर रहा है? आपके पिताजी देखिए, बाबूजी देखिए, उनके पास क्या था जब उन्होंने बड़ा काम किया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, ध्यान चाहता हूं प्लीज। उनके पास पेट में आग थी। इन अदर वर्ड्स आई कॉल फायर इन द बेली। इन अदर वर्ड्स आई कॉल इट पावर ऑफ जीरो। और ये मेरा टॉपिक होने वाला है कि पावर ऑफ जीरो। जीरो की ताकत कोई भी पिताजी के भांडवल से बड़ी होती है, पीरियड। यहाँ डॉक्टर संचेत जी बैठे हैं, काफी लोग बोले कि उनके पास सबसे क्या था? पावर ऑफ जीरो था। जीरो जब रहता है तो एक ही डायरेक्शन रहती है, वो आगे ही बढ़ सकता है, पीछे नहीं आ सकता। अभी चैलेंज ये है कि हमारे बच्चों के पास सब होते हुए उनको जीरो कैसे दें। अभी वी कैन नॉट गो बैक टू हिस्ट्री जब हमारे पास जीरो था। तो सवाल ये, दिमाग यहां लगाना है कि जब हमारे पास सब है तो हमारे बच्चों के लिए जीरो कैसा निर्माण करें, वो जीरो की ताकत उसमें कैसे लाए। नहीं तो आप लिख लीजिए, सेठ जी का बेटा सेठ जी दूसरे दिन कुर्सी में, जमाना गया, स्टोरीज ओवर, बिलीव मी। और हमारे बच्चे जब यूएस में पढ़ के आ रहे, हार्वर्ड में पढ़ के आए, बॉस्टन में पढ़ के आए, यदि वो हार्वर्ड में पढ़ के आना चाहता है और उसको वही धंधा उसी स्टाइल से, उसी ग्राहक से, उसी गली में करना है, तो फिर मतलब क्या है? और कोई पिताजी इमीडिएटली उसको बिजनेस में चेंजेस लाने को परमिशन देता नहीं है। FMBA में हम पहला पढ़ाते हैं कि जब नया बच्चा आएगा बिजनेस में तो उसने पिताजी को कम से कम 6 महीना कुछ भी सजेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो दूसरे दिन ही बच्चा शुरू होता है, पापा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने ऐसा करना है। पापा बोलता है भैया तू सेटल तो हो जा, पहला समझ ले फिर मुझे बोल। तो जीरो कैसा तैयार करना है? आपका बच्चा, आपका बेटा यदि बिजनेस में आना चाहता है और आप उसे बिजनेस में यदि लाना चाहते हो,
पहली बात तो वो क्वालिफाई होता है क्या, उसको पूछिए। मैं 100 करोड़ का धंधा तेरे हाथ में देने वाला हूं, तो मुझे बोल कि तू कैसा क्वालिफाइड है कि मैं 100 करोड़ का धंधा तेरे हाथ में सौंप दूं। दूसरी बात ये भी पूछना चाहिए कि भाई मैं 100 करोड़ का धंधा तेरे हाथ में देना चाहता हूं, तेरे को मेरा धंधा करने में इंटरेस्ट है क्या, या तू दूसरा कुछ करना चाहता है। तीसरी बात, यदि हम दोनों एक धंधे में काम करना चाहते हो और आप हमारे धंधे में आना चाहते हो, आप मुझे रिक्वेस्ट करते हो तो मैं लूंगा। ऐसा नहीं बेटे कल सुबह आ जाओ ऑफिस में। यदि इफ यू वांट एंड इफ यू रिक्वेस्ट, I will take you in my business, but then this is very important. हम दोनों शांति से बैठ के डिस्कस करेंगे। पहला तो ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए कि 6 महीना 1 साल आपका ट्रेनिंग रहेगा, हर चीज आप सीखोगे। 6 महीना 1 साल तक आप एज अ ट्रेनी आओगे, और पहला ट्रेनिंग यह है कि ऑफिस में टाइम से आओ। कोई फादर ने ट्रेनिंग अपने हाथों के नीचे देना नहीं चाहिए, जो उनका मैनेजर रहेगा उसके अंडर वो बच्चा काम करना चाहिए। फादर डायरेक्टली बच्चे को ट्रेनिंग शायद दे नहीं सकता है। दूसरा रूल, आते जाते अपने बच्चों को सवाल मत पूछिए, बच्चों को कभी अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चों के साथ यही हो रहा था, कहीं से भी आया, अरे उसका क्या हो गया, खाना खाने को आया, अरे उसका क्या हो गया। धीरे धीरे क्या होने लगा, मैं घर पे आता था तो वो रूम में जाता था, और मैं जब बाहर जाता था तब वो रूम से बाहर आता था। बोलने का मतलब यह है कि बिजनेस की बातें करने की एक जगह और एक समय होना चाहिए। जितने पॉइंट है बात करके खत्म करो, दिन भर बिजनेस की बात या टोकने की बात नहीं करनी चाहिए, तब उसको बिजनेस की बात बोलती है। थर्ड थिंग, उसको पूछे यदि बिजनेस में आना चाहता है, अब भी मेरा बिजनेस समझो 100 करोड़ का है, आपके आने के बाद में ये बिजनेस कहां तक ग्रो होने वाला है। यदि 10-20% ग्रो होने वाला है तो बच्चे ने आके फिर क्या किया, पूछना चाहता हूं। कौन सी लंबी चौड़ी बात की। यदि वो आना चाहता है तो ये बिजनेस आने वाले दिनों में कहां तक ग्रो होगा, इसका एक बिजनेस प्लान जरूर होना चाहिए। इट शुड बी ऑन पेपर कि मैं आने के बाद में ये बिजनेस 3 साल में 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, या 5 गुना होगा, या 100 गुना होगा। तीसरी बात, आसान है सुनने के लिए, मुझे भी बोलने के लिए आसान है। तीसरी बात यह है कि भैया आप क्या देखोगे और मैं क्या देखूंगा। समझो 2 डिवीजन है, एक डिवीजन बच्चे को हाथ में दे दो, हंस रहा है बेटा। एक डिवीजन हाथ में दे दो उसको, किसी को भी काम करने के लिए उसको एक तो अथॉरिटी चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, और तीसरा उसको रिवॉर्ड चाहिए। नहीं तो बेटा कुछ भी अच्छा करता है, लोग बोलते हैं सब क्रेडिट उसके पिताजी को मिलता है। जब वो खुद काम करता है, खुद के बिजनेस में काम करता है, उसको पहली साइकिल लेने में भी आनंद होता है। मैंने कमाई हुई पहली साइकिल, आप देखिए साहब, आप खुले करके देखिए। और मुझे अपने समाज में ये खास करके लगता है, so there should be a responsibility, there should be an authority, there should be a reward to do this. तीसरी बात यह है कि बच्चों जैसे घर पे चलने लगता है, पहले यदि बच्चों को हमने चलने ही नहीं दिया, उसको गिरने ही नहीं दिया, तो चल कैसे पाएगा। और क्या होता है, हम लोग इतना सेफ्टी नेट लेके घूमते हैं कि उसको गिरने ही नहीं देते। ऐसे तो कुछ नहीं चलने वाला। और एक बात पे ध्यान आपका लेना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने एक बात रखी आपके सामने कि इस देश को आने वाले 20-25 साल इतने जबरदस्त है, जबरदस्त। घर पे जाके बोलिए, बच्चों को बोलिए कि इस 20-25 साल में यदि वो बहुत बड़ा काम नहीं कर सका तो इट्स गोइंग टू बी हिस्ट्री। पर उसमें एक बात होने वाली, और एक बात रखना चाहता हूं, अपना समाज खास करके ट्रेडिंग डीलरशिप एजेंसी में जाना है। ये क्या मैं पूछ सकता हूं, ट्रेडिंग डीलर एजेंसी और रिटेल, इसमें कितने लोग हैं यहां हॉल में बैठे हुए? और मैं जो बोल रहा हूं, आने वाले दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं।
For trading dealership agency, according to me, story is over. Story is over. और यदि आप ट्रेडिंग में डीलरशिप में और आप चाहते हैं आपका बच्चा वही आके बैठे, तो प्लीज यंगस्टर को, आपका अच्छा चल रहा है, वेरी गुड, आप सेट है, वेरी गुड, आप इस उम्र में ज्यादा कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते, वेरी गुड, मेरा कुछ कहना नहीं। पर यदि यंग बच्चे हमारे ट्रेडिंग डीलरशिप एजेंसी में आके अटके, तो मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ उस देश का आने वाले ग्रोथ में उसको पार्ट लेने को पॉसिबल नहीं होगा। एंड जहां भी मुझे फोरम मिलता है मैं बोलता हूं, तो करना क्या चाहिए, मैं चाहता हूं प्रफुल्ल जी और मुथा जी, यदि इस पे हम ध्यान दें कि हमारे समाज में हमारे बच्चे आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग में जाए, आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट में जाए, आने वाले दिनों में सर्विस इंडस्ट्री में जाए, बजाय के खाली ट्रेडिंग डीलरशिप एजेंसी। रिटेल इज अ डिफरेंट स्टोरी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और मैं काफी एग्जांपल देख रहा हूँ, ऑलरेडी एक दुकान है, 20 दुकान गांव में 21वां खुल गया, फिर भी पिताजी चाहते कि बच्चे ने आके उसी धंधे पे बैठना चाहिए। क्यों? सिर्फ हमारा धंधा है। वन वंडरफुल सेंटेंस आई वुड लाइक टू यूज, आपकी आंख, आपकी सोच थोड़ी मैं बढ़ाना चाहता हूं। वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, किसी गांव में रहने वालों को लगता है कि ये गांव की बाजार पेट इतनी बड़ी नहीं कि मैं इतना बड़ा धंधा करूं। ज्योग्राफी हैज बिकम हिस्ट्री, ज्योग्राफी हैज बिकम हिस्ट्री। ये जरूरी नहीं है कि आप पूना में बैठे मतलब आपका माल सिर्फ पूना में बेचना है, बेचना तो आपको पूरे वर्ल्ड में। आप छोटे से गांव में माल वहां बनाओ, लेकिन पूरा वर्ल्ड आपकी बाजार हो सकती है। When geography is becoming history, please open your mind. मैंने जो बोला, मैं हजारों से एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि कहां से कहां लोग पहुंच गए। और यदि उसके पास पावर ऑफ जीरो हो, अपनी सोच हो, कुछ करने का चैलेंज हो, उसको उसमें मजा आए, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। सिर्फ मेरा धंधा है, मैंने मेरे बच्चों के साथ डिस्कस करके ये नक्की हुआ है कि उसको पूरे वर्ल्ड में यदि जो करना है करे। जिस दिन वो मेरे पास आएगा कि मुझे ये सपोर्ट चाहिए, मैं बैठा हूँ। पर जिस दिन वो मांगेगा, मैं कल सुबह से उसके पीछे नहीं पड़ने वाला, तेरे को क्या करना है और क्या चाहिए। जिस दिन वो मांगेगा मैं बैठा हूं। और मेरे ही तरह आप लोगों ने भी सोचा रहेगा, आप लोगों के भी बच्चे आज बाहर पढ़ रहे, करीब करीब हमारे समाज के काफी बच्चे बाहर पढ़ रहे। और मुथा जी ने जैसा बताया, एंटरप्रेन्योरशिप बाहर आने दीजिए। और हम लोग यहाँ बैठे खुद के लिए पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ पर काफी लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। काफी ये हम धंधा करते अपने लिए नहीं, 50, 100, 200, 500 फैमिली हमारे बिजनेस पे चलती है। इसकी सोच, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुथा जी ने कही कि ये करते टाइम हमको एथिकल रहना बहुत जरूरी है। एक चीज माँ ने बताई थी, बहुत सिंपल थी और फ्री थी, इसके लिए हम काफी बार भूलते हैं। हमारे माँ ने एक ही बात बताई थी सबके, भैया झूठ मत बोलो। लाखपति की बात बोली थी लेकिन फ्री बोली थी, इसके लिए शायद हम कभी कभी भूल जाते हैं। और कंपनियां, वर्ल्ड में सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां एक छोटी सी बात भूल गए कि झूठ मत बोलो। बड़ी सी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हुए भी एक दिन में साफ हो गई। वही साफ नहीं हुई तो उनकी ऑडिट करने वाली कंपनियों पे इतने लोगों ने दावा लगाया कि दूसरे दिन वो ऑडिट कंपनी भी साफ हुई। हमारे माँ ने बोला था, हमारे समाज ने बोला है, हमारे धर्मगुरु ने बोला है, छोटी सी बात लेकिन इजीली आती है, इसके लिए हम भूल जाते हैं। मेरे को कहना ये है, बैटन देना आसान है। फैमिली बिजनेसेस, वर्ल्ड में फैमिली बिजनेस अच्छे चलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैमिली बिजनेसेस ही अच्छे चलते हैं। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, मैं पूछता हूँ कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो? नहीं, बेटा तो आया है, फिर आप क्या देखते हो? नहीं, मैं ऊपर से खाली सर्वे करता हूँ। सर्वे करते हो मतलब क्या? मैं पूरा रोज कैश मिला के घर पे जाता हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो आपके बेटे नहीं कर सकता? और काफी लोग बिजनेस में नहीं है लेकिन बीइंग बिजी में है। उनके मन में पहला सवाल आता है कि मैं बेटे पे सब सौंप दूं तो कल से मैं क्या काम करूं?
वो भी तो इश्यू है। इसके लिए 2 जनरेशन, और एक चीज में मैं गलत नहीं जा सकता हूं, आपको हाथ जोड़ के विनती है, जिस भी फैमिली में एक समझ सकता हूं, एक लड़का आया तो उतने टाइम्स उसकी ग्रोथ बिजनेस की होनी ही चाहिए, श्योर शॉट फॉर्मूला। यदि 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा घर के बच्चे एक ही बिजनेस में बैठने लगे तो मैं आज ही आपको अलार्म बेल बजा के जा रहा हूं। श्योर शॉट फॉर्मूला फॉर अ कंपनी टू डाई इज मोर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स सिटिंग इन द सेम बिजनेस। इट्स अ श्योर शॉट फॉर्मूला। ये टॉपिक ऐसा है कि मैं पूरा सिखा सकता, कोई भी एक आदमी इसको सिखा नहीं सकता है, पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरी कोशिश क्या थी कि मैं आपके मन में ये विचार चालू रखूं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि मैंने जो कहा वही सच है, उसको कई एंगल भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो, आपकी सोच अलग हो, आपका सॉल्यूशन अलग हो, पर ये विचार रखने की, ये मन में आपको एक विचार देने की। पर एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, ब्रांडिंग, इस चीज की बात की है, ऑनलाइन बिजनेस, खाली ट्रेडिंग एजेंसी, डीलरशिप, ये तो स्टोरी ओवर हुई है, इसमें मैं गलत नहीं जा सकता हूं। प्रफुल्ल जी, और एक क्वेश्चन है, ये जो ये ट्रेडिंग बिजनेस है, वो ट्रेडिंग बिजनेस थोड़े दिन के बाद बंद होने वाला है क्या? या उसकी डेडलाइन आ गई है? ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में आपने बताया और मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाने के लिए आपने बताया, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर जो होता है, मेरे ख्याल से, मेरी विजन के हिसाब से, मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर जितना भी बनाएगा वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, और मार्केटिंग ना होने के वजह से वो मैन्युफैक्चरर कभी कभी लॉस में भी आ सकता है। तो ट्रेडिंग एक सीमित, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां जो थी उनके हर एक लीडर में एजेंसी डिपार्टमेंट चलते थे, मैन्युफैक्चर के तरफ से होता है, वो ट्रेडिंग में नहीं आ सकता। उसका प्रोडक्ट बेचने के लिए छोटी मोटी तो कोई ना कोई कंसल्टेंसी या वो तो चाहिए। अगर ये जो बिजनेसेस हमारे बंद होने वाले, आपके हिसाब से वो बंद हो जाएंगे ट्रेडिंग के, उसके आगे कुछ ऐसे सोर्सेस है क्या कि वही ट्रेडिंग में, अभी समझा अनाज वाला रहेगा, ऑटोमोबाइल्स वाला रहेगा, फूड इंडस्ट्री वाला रहेगा, वो ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन उसके ट्रेडिंग के बिजनेसेस बंद होने के बाद वो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाएगा तो उसका बिजनेस चलेगा। मुझे सवाल समझ में आया। देखो, यदि मार्केटिंग नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग करो या मैन्युफैक्चरिंग करो, कोई सवाल नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स कंपनीज क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मार्केटिंग, नंबर 1। मैन्युफैक्चरिंग चलेगा क्या या ट्रेडिंग बंद होगा क्या? मैंने बोला नहीं कि बंद होगा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। स्टोरी इज ओवर मतलब उसमें से ग्रोथ गई। अच्छा, आप ट्रेडिंग में भी अलग तरह से यदि काम करो, आप ऑनलाइन जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में आपको मैन्युफैक्चरिंग का डर लगता है तो आप दूसरे से माल बना के अपने ब्रांडिंग से बेचो। समय की पाबंदी है और गडकरी साहब आने को है, मैं अपना सेशन यही रोकता हूँ। मुझे इस मंच पे बुलाया और मेरे विचार यहाँ रखने को आपने, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चकोर जी। और हम जानते हैं कि चकोर जी इस विषय के ऊपर कितनी महारत हासिल रखते हैं और छोटे छोटे सेशन लेकर मन के अंदर ये वाली सारी बात उतार सकते हैं हम।